नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। पूरे देश में पर्यटन की समृद्धि के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास अब तक हुए हैं। राजस्थान पर्यटन के लिहाज से देश का महत्वपूर्ण राज्य है और आज राजस्थान पधारे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। देश के प्रधानमंत्री भी इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति की चाय पर चर्चा होनी है तो रोड शो भी हो रहा है। इन सब से राजस्थान के मान सम्मान, राजस्थान के पर्यटन, राजस्थान की विरासत, समृद्धि और राजस्थान के व्यापार में क्या कुछ बढ़ोतरी होगी, ये एक सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल ये कि देश भारत और फ्रांस के रिश्तों में कितनी मजबूती आज की यात्रा से। कल गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे विशेष मेहमान भी हैं, मुख्य अतिथि भी हैं। हमारे न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ पर्यटन दिवस की आप सभी को बधाई। आज फ्रांस के राष्ट्रपति ने आमेर किले में पहुंचकर जानकारी जुटाई, वहां के बहुत सारे कलाकारों से मिले, संवाद स्थापित किया युवाओं से भी। राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीखने समझने की कोशिशों में जुटे हैं और फ्रेंच भाषा में राष्ट्रपति के साथ बहुत ही सौम्य स्वाभाविक तालमेल संवाद स्थापित करते दिखे जयपुर की युवा पीढ़ी। तो ये जो पर्यटन यात्रा इमैनुअल मैक्रों की जयपुर पहुंचकर वो भारत के साथ सामरिक रिश्तों में, कूटनीतिक रिश्तों में, आर्थिक रिश्तों में किस तरह से नए मुकाम स्थापित करेगा, ये सवाल आज सिर्फ भारत ही नहीं, फ्रांस ही नहीं, बल्कि दुनिया के जहन में है। अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस यात्रा के क्या मायने और क्या परिणाम। हमारे साथ दीक्षा खंडेलवाल है, प्रवक्ता बीजेपी की, सीबी यादव है कांग्रेस पार्टी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, सनी सेबेस्टियन जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीक्षा खंडेलवाल जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। अभी तक की यात्रा के बाद का कार्यक्रम जरा 6 बजे अगर आपके पास जानकारी है तो किस तरह से अभी कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है? जी, जानकारी तो अभी तक ऐसी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि रामबाग में शाम को जो होगा एक एमओयू साइन होगा, जो कि राजस्थान के लिए एक गौरवमय क्षण होगा। क्योंकि राजस्थान जो गुलाबी नगरी जयपुर है हमारा, आज राजस्थान के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, इमैनुअल मैक्रोन, और हम सबको आज ये बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है कि राजस्थान का पर्यटन का जो स्तर है, वो मुझे लगता है दुगनी स्पीड से बढ़ता दिख रहा है। जी, कैसे होगी वो स्पीड दुगनी, सवाल ये है। देखिए एक जी, यात्रा से वो कैसे जैसे परिवर्तन होगा ये सवाल है। इस यात्रा से आज मीना जी, पर्यटन के लिहाज से जी, आपकी जी आपको आप पार्टी उस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं जिसकी सरकार है और आपको यही बोलना चाहिए जो आपने बोला है। लेकिन आप जो बोल रही हैं वो हकीकत में तब्दील कैसे होगा, ये एक सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश देश प्रदेश के लोग आज जरूर करेंगे, आने वाले समय में जारी रखेंगे। सीबी यादव जी, कितना सफल मानते हैं आप राजस्थान के लिए आज का दिन? मीना जी शुक्रिया। मीना जी, हमारे प्रदेश में कोई विदेशी अतिथि आए हैं और वो भी फ्रांस, एक ऐसा देश जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है, जहाँ से मानते हैं कि लोकतांत्रिक संस्कृति का एक प्रादुर्भाव हुआ और जहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 मूल्य जो हमारे संविधान के महत्वपूर्ण मूल्य हैं, जिनको हमने वहां से लिया है और जिनसे अभी तक बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रदेश में आए, निश्चित तौर पर भी स्वागत करेंगे हम। लेकिन जिस तरह से उनको यहाँ ला करके, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है, एक तरह से उनको अपने चुनावी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है उस पूरे देखिए, इवेंट ये को, हर चीज में इस और तरीके उसको की जिस बात तरह से लाना किया कि जा ये रहा है, भारतीय वो जनता एक पार्टी से वो एक उपयोग कर दीक्षा रही जी, है, बहुत ही वो तो दीक्षा सबने जी, दुर्भाग्यपूर्ण देखा। दीक्षा जी, जी, दीक्षा जी, अभी तक कभी दीक्षा ऐसा जी, नहीं हुआ कि बोलने हम दीजिए सीबी जो विदेश भी यादव में जी, सरकार भारतीय होगी विदेश मीना जी, जो भी सरकार होगी कभी वही भी आपने नेतृत्व करेंगे, और दीक्षा जी, ऐसे प्रधानमंत्री भारतीय देखिए, जनता हमने दीक्षा पार्टी आपको के जी, कुछ हैं, वो नहीं आ बोला रहे है हैं। दीक्षा दीक्षा जी। नई नई जी, सरकार बनी है राजस्थान दीक्षा दीक्षा में। जी, जी हमने का तो ऑडियो आपको बंद कुछ कर नहीं, दीजिए बिल्कुल नहीं। प्लीज।
दीक्षा जी प्रधानमंत्री जी आपको रात भर जानकारी शहर में नहीं है, घूम करके, जयपुर दीक्षा शहर में घूम जी करके आपको जानकारी तो नहीं ये है आपकी दीक्षा पार्टी जी, का हमारे टेरिटरी है, तो कार्यक्रम अब हम में क्या बीच करें? में बोलने की अनुमति किसी को नहीं है। जब नहीं, सीबी तो यादव जी गलत जो बोल रहे चीज थे होगी वो पूरे बात एक्सेप्टेबल करने कहीं दीजिए। नहीं होगी मीना जी, you know नहीं, this आप thing प्लीज that if the प्लीज person is saying पेशेंटली something wrong about my आप party प्लीज which is not शांति जब से acceptable. अपनी मेरी बात बात आई को तब बोल देना, सुनिए। गलत चीजें हो अपनी बात दीक्षा को जी तर्क के रूप में रख देना। You आप may क्योंकि continue, एक you दो may बार ही continue. कार्यक्रम में जुड़ी हैं, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, न्यूज 24 के हमारे इस कार्यक्रम में सभी मेहमानों को पूरा समय दिया जाता है। जब जी कोई आप बोल कंटिन्यू रहे कीजिए। हैं उस समय आप प्लीज बीच में मत बोलिए। जब आपकी बारी आएगी आप उस बात का बिल्कुल जवाब बिल्कुल, यू मे कंटिन्यू। यस जी सीबी यादव जी। जब भी राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग होती है, हम बुलाते हैं या हम खुद विदेशी दौरों पर जाते हैं, तो उसका एक मकसद होता है कि हम इसके माध्यम से क्या चीज प्राप्त करेंगे। और कभी भी दो पक्ष देशों के बीच की जो बातचीत होती है, तो उसमें देशों एक देश दूसरे देश से ज्यादा अपने हितों की पूर्ति पर फोकस होता है। यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात थी। मैं पॉलिटिकल साइंस का एक विद्यार्थी हूँ, तब भी मैं ये बात पुरजोर तरीके से कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप बताइए मीना जी, आप बताइए, आपको कोई याद आता हो ऐसा भारत में या किसी दुनिया के किसी देश में कि जब राष्ट्राध्यक्ष गए हो और उनका रोड शो कर रहे हो, कोई दूसरा देश का प्रमुख बैठ करके रोड शो किया जा रहा है, और उस रोड शो का मकसद जो है, उसका इंटेंशन देखिए, मैं नहीं करा, सारा आप ही जैसे पत्रकार लोगों, वरिष्ठ पत्रकार लोगों से मैं सुनता हूँ कि ये चुनावी फायदे के लिए इसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी अपनी चुनावी उसका आगाज कर रहे हैं और सीटों को साधेंगे। पिछली बार रोड शो हुआ, उसका एक फायदा हुआ। तो आप देखिए, क्या हम इस स्तर तक हमारा राजनीति का स्तर गिरा देंगे कि किसी विदेशी मेहमान का हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे और सरकारी धन का हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि हम उसको भी एक चुनावी दंगल में फंसा दें और उसका मकसद भी एक चुनावी इंटेंशन हो जाए। तब तो फिर इससे नीचे गिरा हुआ राजनीति का नैतिकता का स्तर हो नहीं सकता मीना जी। मुझे लगता है कि फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस लेवल पर आ गए। मुझे ऐसा लगता है मीना जी कि राजस्थान में जिस तरह से इतना इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वोटों के भीतर का अंतर नहीं रहा विधानसभा में। और अब इनकी इनर रिपोर्ट ऐसा लगती है कि राजस्थान में जो इनका जो पिछली बार 25 सीटों का है, अब की बार उनको ऐसा लग रहा है, बहुत सारी सर्वे रिपोर्ट ये कर रही है कि इनका यहाँ ग्राफ बहुत नीचे आ रहा है। तो एक तरह की कुछ जोखने वाली चीजें होती है। कहते भी है, मुझे तो आप ही लोगों से सुनता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा चुनावी मोड पे रहते हैं, हर इवेंट उनका चुनावी मोड पे रहता है। अभी राम मंदिर का इवेंट था, वो पूरा एक चुनावी मोड पे रहा। भगवान जैसी जिसको हम पूछते हैं उसको भी एक एसेट बना करके उन्होंने मतदाताओं को बेचने का काम किया है। तो इसी तरह से विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को भी एक एसेट बना करके बेचने का काम कर रहे। तो ये तो नैतिक पतन है, एक राजनीति का मैं मानता हूँ बहुत ही नैतिक गिरावट मानता हूँ मीना जी। मैं इससे बुरी दौर में हम पहुंच जाएंगे, इसकी कभी परिकल्पना नहीं की थी हम लोगों ने, जिस दौर में हम लोग पहुंच गए हैं। जी राजीव तिवारी जी, सीबी यादव जी को लगता है कि ये राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है। लेकिन अगर राजनीति सत्ता में आने के लिए है, तो ये राजनीति करने का जो तरीका है और राजनीति की चाल चलने का एक खिलाड़ी का जो जिस तरह से खेल है, अगर तो इस खेल में ये जो ये जो ये जो चाल है, अगर ये सीबी यादव जी के मुताबिक चाल है, तो इसे पतन कहेंगे या राजनीति में सर्वोच्च प्रदर्शन कहेंगे खेल में? देखिए, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको भी और जो भी व्यूअर्स हैं उनको। और जो यादव साहब कह रहे हैं, तो अगर कोई विदेशी मेहमान आता है, आज से नहीं है, जब पहले एलिजाबेथ भी आई थी उस समय भी रोड शो हुआ था, उसके बाद भी और तमाम क्लिंटन आए, अमेरिकन प्रेसिडेंट और दूसरे जो राजनेता बाहर के आए, उन सबका यहाँ रोड शो हुआ है। तो इसको हम कोई ओछी राजनीति या ये कहें तो ये शायद हमारा खुद का दिवालियापन ज्यादा दिखता है। भाई कोई अगर गेस्ट आ रहा है बाहर से और पर्यटन दिवस पर आ रहा है और राजस्थान पर्यटन के लिए ही जाना जाता है, तो उनको आने दीजिए। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, चुनाव का अभी कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि हम उसको चुनावी राजनीति से जोड़कर देखें। अब अगर प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो वो अपने किसी यहाँ पे, अब कल तो गणतंत्र दिवस का वहां पे है, तो दिल्ली में तो उनको कोई एमओयू वगैरह का इसका समय नहीं मिलेगा।
कल सारा दिन उनका बिजी शेड्यूल है 30 तारीख तक, जब तक कि मीटिंग द रिट्रीट नहीं हो जाती। कल उनको कैबिनेट को भी और सारे राजनेताओं को, पार्टियों को एट होम भी देना है, सारी चीजें हैं, वो सारी चलती रहती हैं। तो अगर आज यहाँ पे आके उन्होंने एक दिन पहले इस बहाने रामबाग पैलेस में एमओयू साइन हो जाएगा, तब एमओयू में देखना है क्या है। सबसे बड़ी चीज ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का यहाँ आने से राजस्थान का क्या भला होना है। तो मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो टूरिज्म पे पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस अभी खुद रिसेशन से जूझ रहा है। आपने देखा ही होगा कि पिछले 2-3 साल में फ्रांस के जितने भी टूरिस्ट हैं, उनका वर्ल्ड वाइड अगर अपन देखें तो उनकी जो घूमने की प्रवृत्ति है, जितना वो पर्यटन करते थे, उसमें करीब 30 से 40% का गिरावट आई है। तो जहां तक पर्यटन के हिसाब से है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बूस्ट मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड से पर्यटन यहाँ टूट पड़ेंगे मैक्रो के आने से। ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्लिंटन भी आए थे, कौन सा एकदम से बूस्ट मिल गया था। उससे पहले और भी प्रिंस चार्ल्स भी आए थे, और भी बहुत सारे लोग आए। ऐसा कोई उसको पर्यटन को बूस्ट नहीं मिला था। जो अपने तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलता रहा। और जो फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से अगर कोई चीज होती है, तो उसमें भी कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं लगता, कि फ्रांस की हमारे से जितनी भी बिजनेस होता है, वो सामरिक क्षेत्र का ज्यादा है। 60 से 70% जितना भी इंपोर्ट वहां से हम करते हैं, या तो वो सामरिक क्षेत्र का ज्यादा है, मतलब डिफेंस क्षेत्र का ज्यादा है। और राजस्थान का तो देखें हम, तो राजस्थान ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां 80% करता है, 20% वहां से इंपोर्ट होता है। ऐसे ही अगर ओवरऑल पूरे भारत का देखा जाए, तो भारत में भी फ्रांस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है, वो लगभग बराबर सी है। तो कोई ऐसा इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, या कोई आर्थिक रूप से कोई हम बहुत एकदम छलांग लगा जाएंगे, या पर्यटन के क्षेत्र में छलांग लगा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कल उनको वहां पे चीफ गेस्ट बनना था, वो आए हैं, तो एक दिन पहले आ गए, तो वो जयपुर भी घूम लिया उन्होंने। हिस्टोरिकल सिटी है, सबके मन में रहता है कि वो भी पेरिस, ये भी पेरिस, देख लेंगे। इसके अलावा साथ में एक जो ऑफिशियल टॉक्स है, वो उनकी वहां हो जाएगी। कोई एमओयू साइन होना होगा, उसमें क्या होगा वो हो जाएगा जी। तो इसको मैं तो मतलब एक सामान्य सा वो मानता हूँ कि वो आए हैं, कोई इससे कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर वाली कोई चीज नहीं है। ना तो इसमें कोई गेम चेंजर वाली चीज नजर आ रही है, बात नजर आ रही है राजीव तिवारी जी आपको, और ना ही इसमें कोई चुनावी जो है वो बू आ रही है कि भाई बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा। कोई ऐसा बड़ा माइनर सनी सेबेस्टियन जी, सवाल ये उठता है कि जब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी शहर में आता है, राष्ट्रीय राजधानी से बाहर, तो निश्चित रूप से उस शहर की और उस प्रदेश की चर्चाएं होती है पूरे देश में, और देश में नहीं दुनिया में होती है, क्योंकि दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है। तो उससे एक तो जो राजीव तिवारी जी ने कहा, पर्यटन के लिहाज से कोई बहुत बड़ा हाल ही में आने वाले दिनों में हम कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देख पाएंगे। संभावनाएं कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती है अगर हम फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ समझें। लेकिन जब दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंचता है, जब हलचल होती है, कोई सिटी जो है वो चर्चाओं में आती है, तो उस सिटी के और उस प्रदेश के लोगों को, और खास करके राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के लोग तो वैसे ही बड़े मतलब मेजबानी, मतलब बहुत जबरदस्त अच्छे होस्ट होते हैं। तो ऐसे में जब अच्छे मेहमान नवाजी करने के लिए राजस्थान जाना जाता है, और हाल ही में नई नई सरकार आई है प्रदेश में, और राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियों से दूर अगर एक अच्छी शाम, एक अच्छा दिन, एक अच्छा टूरिज्म, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं लेकिन है तो वो भी इंसान ही, तो इंसान के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में जब एक अच्छे नए शहर में टूरिज्म भी हो रहा है, और कुछ काम की बात भी हो रही है, और कुछ हलचल भी हो रही है, तो सनी जी प्लस ज्यादा है कि माइनस ज्यादा है इसमें? नहीं, इसमें तो माइनस की बात ही नहीं होता, प्लस ही प्लस है। तो आज तो विश्व पर्यटन दिवस है, इंटरनेशनल टूरिज्म डे, और कल इंडिपेंडेंस डे है। इस तरह का माहौल में, सेलिब्रेटरी माहौल में फ्रेंच प्रेसिडेंट को यहाँ आना, स्पेशली अलोंग विथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर,
तो जयपुर के लिए तो बड़ा जो गर्व की बात है ये तो। और जो शो विंडो है, अगर मोदी जी जयपुर को दिखाना चाहते हैं एज ए शो विंडो, तो राजस्थान के लिए गर्व की बात है ये। और लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है इस तरह के जो सेलिब्रिटी या डिग्निटरी जयपुर आना। 50s में क्रूश्चेव जयपुर आए थे, 1950s में, अर्ली 50s में। वो पत्रिका ने रिपोर्ट भी किया, पुलिस जी ने स्पेशली अलग रिपोर्ट भी किया, बड़ा फेमस हो गया रिपोर्टिंग। और उसके बाद क्लिंटन आए, चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, या अभी तो किंग चार्ल्स है, वो तो जयपुर के लिए बहुत फेमिलियर गेस्ट है। इस तरह का माहौल में फ्रेंच प्रेसिडेंट का आना बहुत ही मेरे ख्याल से अप्रिशिएबल चीज है, एक्साइटिंग चीज है, क्योंकि फ्रांस का इमेज इस तरह का होता है। ऐसा कोई सुपर पावर वाला इमेज नहीं है फ्रांस का, लेकिन कल्चरल सेंटर का, पेरिस का जो इमेज है, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन, आर्ट एंड कल्चर, और ऑफ लेट साइंस भी, इस तरह का एक कंट्री का जो है प्रीमियर आना, प्रेसिडेंट आना यहाँ को, बहुत ही मेरे ख्याल से इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए। पॉलिटिक्स अभी जो हर चीज में मोदी जी पॉलिटिक्स करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसमें मेरे को पॉलिटिक्स नजर नहीं आ रहा है। और जी डील्स वगैरह तो इतना हमको सेल्फिश और मैटर ऑफ फैक्ट भी नहीं होना चाहिए। इसमें से हमको क्या मिलेगा वो तुरंत पूछना नहीं चाहिए, कुछ तो मिल जाएगा। और मेहमानबाजी इस तरह का नहीं करते, हमको कुछ मिलेगा सोच के, ऐसा फिर तो क्या 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 हॉस्पिटैलिटी है। हमको क्या मिलेगा सोच के हॉस्पिटैलिटी करेगा, वो तो फिर रियल हॉस्पिटैलिटी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचते राजस्थानी, मैं कभी नहीं देखा राजस्थानियों को इस तरह का सोचते हुए। रियली इन द स्पिरिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी हम उनको वेलकम कर रहे हैं, और ये बड़ी बात है। और एक चीज और आप लोगों का जो ध्यान में लाना चाहता हूँ, IIT राजस्थान से जो टाई अप है फ्रांस का, इसमें टेक्नोलॉजी में, और कहीं नहीं है ये। और इस तरह का कई एरिया से एक्सप्लोर कर सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपैरेटिवली स्पीकिंग फ्रांस थोड़ा लेट कमर है, वो मानना ही पड़ेगा। जैसे जापानीज एनक्लेव है जो जयपुर दिल्ली रूट में, और कोरिया, इस तरह के कई कंट्रीज यहाँ काफी इन्वेस्ट कर चुका है। लेकिन अगर जापान को इन्वेस्ट करना है तो काफी स्कोप है। ये तो शुरुआत है, अब इट इज नेवर टू लेट। शुरुआत तो कभी भी कर सकते। जी, तो शुरुआत का स्वागत करना चाहिए। शुरुआत जो है वो अच्छी है और इसमें राजनीति नहीं भी देखनी चाहिए। जगदीश शर्मा जी, राजनीति नहीं देखे, व्यापार भी नहीं देखे। राजस्थान के रंग, राजस्थान की परंपराओं, राजस्थान के मिजाज को समझे तो राजस्थान के लिए ये एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर एक राष्ट्राध्यक्ष, एक बड़े मेहमान आए हैं, तो राजस्थान को मेहमान नवाजी करने का मौका भी मिल रहा है। और राजस्थान की खूबसूरती की भी आज चर्चा हो रही है। चर्चा तो निश्चित रूप से देश और दुनिया में हो रही है कि भाई आज फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचे हैं, जयपुर पहुंचे हैं, आमेर फोर्ट जा रहे हैं, जंतर मंतर जा रहे हैं। कल हमने चर्चा भी की थी कि जंतर मंतर की जो ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विरासत है उसका अलग महत्व है। आमेर की खूबसूरती और आमेर का जो एक इतिहास है, आज दिया कुमारी खुद पहुंची और एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री भी साथ में वहां पर फोटो क्लिक करवा रहे थे और बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा माहौल नजर आ रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही थी। तो पूरे रास्ते में भी हमने देखा युवाओं को, बच्चों को जिस तरह से पूरे रोड पर दोनों तरफ नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात मुझे जगदीश शर्मा जी समझने की जो लगती है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम में रोड के दोनों तरफ बच्चे हैं, युवा हैं, आपने उन्हें इकट्ठा किया है, ऐसा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म में भी थे, गवर्नमेंट स्कूल की यूनिफॉर्म भी थी, प्राइवेट स्कूल की यूनिफॉर्म भी थी। और ये बच्चे जो जो दिख रहे थे करते हुए, वो हूटिंग करते हुए दिख रहे थे। प्रेसिडेंट जो है वो अपनी गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले, तो गाड़ी के भीतर ही थे, गाड़ी की स्पीड भी अच्छी खासी थी। तो ऐसे में, और जो स्वाभाविक भी है, सुरक्षा भी एक मुद्दा है, लेकिन क्या सरकार की दूरदर्शिता या सरकार का विजन इसमें परिलक्षित होता अगर वो युवाओं और जो बच्चे इस पूरे रास्ते में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए, फ्रांस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो बच्चे खड़े किए गए थे, युवा खड़े थे, कुछ अपनी मर्जी से थे, कुछ प्रायोजित थे, जो भी थे, वो जो हूटिंग कर रहे थे, उसके अलावा क्या उनके हाथ में या क्या कुछ राजस्थान की संस्कृति को
दिखाने समझाने की एक बेहतर कोशिश हो सकती थी सुनियोजित तरीके से, अगर कार्यक्रम का और ज्यादा अच्छा बेहतर संचालन होता तो? मीना जी, ऐसा है कि ये तो सेरेमोनियल डिस्प्ले था बेसिकली, जो बहुत सारे टाइम पर होता है। बहुत सारे डिग्निटरीज जो विजिट करती हैं राजस्थान या किसी दूसरे स्टेट में भी, तो उनके सामने इस तरीके से बच्चों से, और ये यही नहीं होता है, विदेशों में भी होता है। विदेशों में भी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कभी गए हैं तो वो बच्चों के साथ दोनों हाथों में झंडियां लिए हुए या कुछ स्लोगन लिखे हुए चीजें, या दोनों कंट्रीज के झंडे लिए हुए, उस तरह का। तो आज मैं ऐसा ही देख रहा था। और दूसरा मैं बताता हूँ कि राजस्थान का जो डिस्प्ले था वो तो आज जब सबसे पहले वो चौक में पहुंचे हैं, सिटी पैलेस के चौक में, तो वहाँ कच्ची घोड़ी का डांस जो हो रहा था, तो पिक्यूलर राजस्थानी डांस है। नकली घोड़े को बनाकर एक आदमी डांस करता है, वो घोड़ी को नचाता है, ये कच्ची घोड़ी डांस कहलाता है। और उसको देखकर वो बहुत मुस्कुरा रहे थे, मैक्रोन ताली भी बजाई उन्होंने कई बार। और ये तो एक सिंपल वो है एक्नॉलेजमेंट कि भाई वो देख रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं उस चीज में। लेकिन उस महल को देखकर जरूर वो प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिटी पैलेस है वो अपने आप में बहुत ही दर्शनीय है और बहुत ही तरीके से बना हुआ है। वहाँ उसको जो आधा हिस्सा उसका म्यूजियम के तौर पर उसको कर रखा है सिटी पैलेस को, वो अपने आप में बहुत बड़ा वो है। तो मेरे ख्याल में तो मुझे लगता है प्रेसिडेंट जो है उसको देखकर बड़े, और हम दिखाना भी यही चाहते थे। हम हमारे कल्चरल हेरिटेज को, कल्चरल ट्रेडिशन को, और यहाँ की जो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, वो के जो ट्रेडिशन, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देना राजस्थान में, हैंडीक्राफ्ट को। ये और कल अपनी बात हो रही थी कल, तो मैंने आपको एक चीज बताई, हमारे 2 स्लोगन इन दिनों टूरिज्म को लेकर बहुत जबरदस्त चले। पहला तो है पधारो हमारा देश, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट, आरटीडीसी, इन सबके जो एड आते हैं, ये आते हैं सब में। बीच में एक और चला था, आपको ध्यान होगा, कि जाने क्या दिख जाए। ये भी टूरिज्म का, आरटीडीसी का एक वो चला था कैंपेन, जाने क्या दिख जाए। उसमें राजस्थान को ही एक्सप्लोर किया जा रहा था बेसिकली, राजस्थान में किस किस तरीके के आश्चर्यजनक चीजें दिख सकती हैं। आपको रणथंभौर में दूसरी सेंचुरी में जो है टाइगर दिख सकता है, अचानक उसका मूवमेंट दिख सकता है। कहीं पर चिड़ियाएं दिख सकती हैं भरतपुर में, अगर आप देखेंगे तो कहीं पर दूसरे जो और बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है हमारा प्रदेश। एक तरफ भरतपुर में अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी। मैं आपको एक चीज और कहता हूँ मीना जी, कल की बात अपनी पूरी नहीं हुई थी कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ही क्यों, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। कि अभी हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं वो तो कह रहे हैं कि आप हर चीज को कैश इन करते हो, इलेक्शन में मोदी जी करते हैं। मोदी जी तो जनरल वो यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल रैली में जाकर भाषण दिए थे, आपको पता है? उनका तो स्टाइल ही अलग है। बिल्कुल पहुंच सकते हैं, कहीं भाषण देके आ सकते हैं। अमेरिका में भी बहुत चर्चा हुई थी, निश्चित रूप से चर्चा हुई। हमारे यहाँ भी बहुत आलोचना, हमारे यहाँ भी आलोचना हुई थी कि इसको पॉलिटिकल इश्यू क्यों बनाते हैं, एक किसी दूसरे कंट्री के इलेक्शन में एक पार्टी को आप क्यों संबोधित करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंच प्रेसिडेंट को क्यों निमंत्रित किया गया, खासकर जयपुर में। राजस्थान में जितना फॉरेन टूरिस्ट आता है, देश में जितना फॉरेन टूरिस्ट आता है, उसका लगभग 1/3, 35 से 40% तक भी वो राजस्थान विजिट करता है, राजस्थान विजिट करता है। और राजस्थान में जितना फॉरेन टूरिस्ट आता है, उसमें हाईएस्ट नंबर फ्रेंच पीपल्स की। फ्रेंच टूरिस्ट जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान देखना पसंद करते हैं, क्योंकि शायद वहाँ फ्रेंच में जो गाइड होंगे या जो कुछ भी उनके पास स्टडी का मटेरियल होगा, जो कुछ भी देखते होंगे वो नेट वगैरह पे चूज करते होंगे,
उसमें सबसे बेस्ट चीज जो वो देखना चाहते हैं वो राजस्थान में ही मिल सकती। इतने किले, इतने बड़े बड़े जो है महल, चौबारे, खिड़कियोंदार मकान, जी ये जो है देख अपने आप भी निगाह डाल लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पर है। बिल्कुल जूनागढ़ बिल्कुल, जैसी किलों और जगह पर महलों है। से, किलों और महलों के साथ साथ टाइगर देख लो आप यहाँ पर, मैं ब्लैक बक देख लो आप यहाँ पर। वही आपको चर्चा कर रहा था। मैंने उस रेफरेंस में कहा था कि जाने क्या दिख जाए जी तो जी दिख जी सकता जी, है। बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल चीज स्थायी बिल्कुल। है हमारे यहाँ पर, अभी कल हाँ। परसों देख रहा था कि जैसलमेर की जो हवेली है हम्म पटों वाली, उसको देखिए कितना उसका वैभव है उसका। हम्म तो अगर कोई भी बाहर का टूरिस्ट देखेगा, जैसे हम बाहर जाते हैं वहां कोई चीज देखते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, तो ये बिल्कुल 13% जो सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आता है, 13% वो फ्रेंच होता है। हम्म और इसीलिए उसके बाद जो है ब्रिटिश है, उसके बाद यूएस के हैं, फिर जर्मन है, ऐसे एक लिस्ट है पूरी की पूरी। तो इसलिए ये चुना गया कि फ्रेंच प्रेसिडेंट को ये दिखाया जाए ताकि वो 13 से बढ़ के और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा बिल्कुल लोग आए देखें, हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को एप्रिशिएट करें, उसकी परचेजिंग बढ़ सकती है। अभी राजीव जी ने बताया था कि सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट ही हमारे यहाँ से जाता है, और लगभग इतना शेयर है जितना कि हम जो है आयात करते हैं, लगभग उतना ही निर्यात भी होता है। ये लगभग बराबर का शेयर है। बिल्कुल तो अभी बिल्कुल। एक्सप्लोर करेंगे जैसे फ्रेंच लोग और एक्सप्लोर करेंगे। राजस्थान से 80% एक्सपोर्ट होता है, 20% इंपोर्ट होता है। अपने यहाँ से ज्यादा जाता है ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और सारी चीजें। जी, और गारमेंट गारमेंट की डाटा बहुत मुझे बड़ी मालूम नहीं गारमेंट्स था। संख्या। बहुत जाते हैं, गारमेंट्स जाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट तो पहले से डायमंड बड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री, डायमंड की इंडस्ट्री है तो बहुत है। आपकी फर्नीचर जो है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से बहुत बड़ा व्यापार है। तो निश्चित रूप फर्नीचर से है, शाम। कालीन है, हाँ कालीन बहुत जी बिकता है यहाँ का, इंडिया का। सबसे जी बड़ी चिंता मैक्रो को बुलाने के पीछे यही थी कि पिछले 3-4 साल में पोस्ट कोविड उसमें गिरा है फ्रांस टूरिस्ट। के जो टूरिस्ट हैं उनके आने में सबसे ज्यादा गिरावट हुई थी राजस्थान जी, में। और उसे तो वापस कैसे बढ़ाया जाए, राजस्थान की इसको कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ाया को जाए, कैसे इसके लिए मजबूत किया जाए। मेरे हिसाब से जो मेट्रो को यहाँ पे जयपुर में लाने के पीछे सबसे बड़ी वजह वही थी। और जब राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो संदेश तो पूरे देश में भी जाता ही है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मकसद प्रधानमंत्री का इससे पूरा होगा, कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ फ्रांस के पर्यटकों की संख्या वापस इजाफा होगा हिंदुस्तान में और खास करके राजस्थान में। देखिए मीना जी, सबसे पहले तो जब कल गणतंत्र दिवस समारोह है उसकी पूर्व संध्या पे हम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो अतिथि हमारे देश के आए हैं वो अगर जयपुर आए हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि राजस्थान का नाता और जयपुर का नाता पेरिस से जुड़ा रहता है। हमारे राजस्थान, जयपुर को पेरिस कहते हैं भारत का। और अब अगर वो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, देखिए निश्चित तौर पर कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो बहुत सारी गतिविधियां केंद्रित होती हैं पूरे विश्व की देश के ऊपर। और फिर अगर हमारे प्रदेश में अब प्रधानमंत्री तो बार बार गांधीनगर ही ले जाते थे लोगों को, लेकिन पहली बार वो जयपुर में लेके आए हैं। और एक बहुत बड़ा समझौता यहाँ होने वाला है जो कि जयपुर समझौते के नाम से जाना जाएगा। जो आपके देखिएगा कि जो हम रक्षा के संबंध में, अब राफेल हमने खरीदे थे, पहले भी आपने देखा राफेल इसी से खरीदे थे, और आगे भी हम बहुत सारी चीजें खरीदना चाहते हैं। क्योंकि यूक्रेन का जब से युद्ध हुआ है तो रूस से हम ज्यादा हथियार नहीं खरीद पा रहे। तो हमारा फ्रांस हमारा मित्र देश है, क्योंकि देखिएगा कि जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तो एक फ्रांस ही ऐसा था जो हमको सपोर्ट कर रहा था, बाकी तो विरोध कर रहे थे। और चीन से हमारा जिस तरह से स्थितियां खराब हो रही है, और हमको समुद्री इलाके में चाहिए हथियार और आधुनिक हथियार चाहिए, तो फ्रांस हमारा अगर देश, मित्र देश है, तो हमको उससे समझौता करके और बहुत सारी चीजें हासिल करने में कामयाबी। अगर जयपुर में जो अभी देखिए बातचीत रामबाग में होगी, और रामबाग भी बड़े दुनिया का अच्छा होटल है जहाँ पर बैठ करके दोनों देशों के बैठ के व्यापारी भी होंगे और
बड़े अधिकारी जिस प्रकार के विदेश मंत्री वगैरह सब आए, तो यहाँ समझौता कहलाया जाएगा। और कल जब वो अतिथि के रूप में वो दिल्ली की परेड में शामिल होंगे, तो जयपुर का वैभव जो आज दिखाया गया उनको, और सौभाग्य ये कि जयपुर की राजकुमारी आजकल पर्यटन मंत्री है, सनी जी की दोस्त है, जगदीश जी की भी अच्छी दोस्त है, राजीव जी की ठीक ठाक दोस्त होंगी जो पहले में मिले हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे राजकुमारी को आज अपना वैभव दिखाने का भी गौरव मिला। आपने देखा उनके बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, जो आप कह रहे थे हुटिंग वुटिंग तो नहीं होती है, हुटिंग नहीं होती है, इसमें मजा आता है विदेशियों को जिस प्रकार से। अब वो तो हमारी भाषा तो समझ नहीं पाएंगे हुटिंग में, लेकिन कह रहे होंगे कि उनकी वाहवाही कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो आमेर महल में बच्चों से मिल रहे थे और जो कुछ देख रहे थे, उससे लग रहा था कि वो बच्चों से क्या बात कर रहे थे, बात भी की उन्होंने। तो इसलिए वैभव को दिखा करके हमने जो कुछ मोदी जी ने हमको दिया एक अवसर, जो डबल इंजन की सरकार होने के बाद पहली बार मोदी जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आई है, तो डबल इंजन लेके आया है और तीसरे इंजन को लेके आया है। देखिएगा राजस्थान क्या आप देश के देखिएगा, फ्रांस में 7,50,00,000 पर्यटक जाते हैं सालाना, वहां की जनसंख्या तो 6.5 करोड़ ही है, 6,70,00,000 करीब जनसंख्या है, तो वहां टूरिज्म ज्यादा है। अगर वहां का राष्ट्रपति आकर के हमारे यहाँ राजस्थान में ये बताने का प्रयास करे कि हम टूरिस्ट को कैसे ले जाते हैं, तो हम अगर उसी परिवर्तन दौर पे देखिए, हमारी जो पर्यटन मंत्री बनी है वो निश्चित रूप से विदेश में रही है, पढ़ी भी है और वो उस कल्चर को जानती भी है। जिस प्रकार से आज वो चाय भी पिए, जयपुर की चाय पीने वाली बात, क्योंकि आज दुखद घटना हो गई थी भावड़ा जी वाली, तो उस हिसाब से थोड़ा सा जिस तरह से उसको करना था वो करना था। प्रधानमंत्री जी ने गरिमा बनाए रखी अपनी। निश्चित तौर पर हमारे जयपुर को तो मिलेगा ही, लेकिन भारत को भी एक बड़ा उपलब्धि होने वाली है। देखिए 97,000 करोड़ का व्यापार होता है हमारा फ्रांस। उस 97,000 करोड़ व्यापार में हम क्या देते हैं उनको, कार जाती है यहाँ से, और वाइन, स्कॉच, विस्की वगैरह जो भारत और राजस्थान से भी बहुत सारी जो बनती है वो यहाँ से भी जाती तो देश से है, लेकिन हमारा राजस्थान भी उसमें है। तो वो इस प्रकार से, और फूड वाला है, देखिए बाजरे का हमेशा मोदी जी आज बाजरे की चीजें और पता नहीं क्या क्या उन राष्ट्रपति जी को खिलाएंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान का कल्चर तो निश्चित रूप से उनके मन में भाएगा। और उनके साथ जो टीम आई है, जो व्यापारी जो आए हैं, अगर निश्चित तौर पर राजस्थान में बैठ करके और यहाँ सब कुछ देख के जाएंगे तो लाभ तो होने वाला है। देखिए हमारे यहाँ आमेर दीक्षा जी ये लाभ जो होने वाला है, इसको लेकर पार्टी में भी चर्चा होती होगी, पार्टी के लोगों से भी आप लोग बात करते होंगे। पार्टी के भीतर क्या चर्चाएं हो रही है? सरकार तो अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार बड़ी मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से राज्य सरकार को साथ लेकर चल रही है। पूरे देश में पता चल रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है। तो पार्टी में क्या डिस्कशन, कोर्स ऑफ डिस्कशन है इस वक्त? देखिए पार्टी के डिस्कशन में मुझे लगता नहीं कि हमें बात करनी चाहिए। आज मैं बात करनी जो फ्रांस के हमारे गेस्ट हमारे यहाँ आए और मैंने सबको देखा, सिवाय कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके अलावा सबने सकारात्मक बात, राजस्थान के गौरव को बढ़ता हुआ उन सबको दिखा। दीक्षा जी कभी कभी वो प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग से अलग भी बात करनी चाहिए। होगा हमारी संस्कृति है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या देखेंगे या हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आज पर्यटन दिवस है, आज राजस्थान को गुलाबी शहर की अगर आज बात करूं तो आज उसका इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है, तो गुलाबी शहर चमक रहा है। आज फ्रांस में भी लोग अगर देख रहे हैं तो हमारे गुलाबी शहर का नाम बढ़ रहा है, हमारे गुलाबी शहर की, हमारे राजस्थान की जो धरोहर है वो और बढ़ करके सामने। अगर हम बात करें तो अभी काफी से मैं क्या भारत का हर एक व्यक्ति, मैं अपनी बात नहीं, उनकी पार्टी की बात नहीं, भारत का मोदी जी पर कितना विश्वास करता है कि जिस तरीके से मालदीव का क्राउड लक्षद्वीप पे कैसे उन्होंने चेंज किया, कैसे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पिछले साल 2020 में जब कोविड आया, तो जब 22 में अगर हम बात करते हैं तो 10,000 करोड़ विदेशी पर्यटकों का यहाँ पर खर्चा हुआ। आप और जैसे आपकी इंटरनेट में कुछ इश्यू है दीक्षा जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, पैनल के लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप प्लीज रिकनेक्ट करिए, वापस से जुड़िए एक बार। कुछ परेशानी है आपके इंटरनेट में,
आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। सीबी यादव जी, सवाल ये उठता है कि एक तरफ बीजेपी और मोदी की बीजेपी, अमित शाह और मोदी की बीजेपी, आज के दौर की बीजेपी, जिसे हर काम को एक बड़ा शो बिजनेस बनाना आता है। अगर हम विपक्ष की भाषा में कहते हैं, अगर हम पक्ष की भाषा में कहें तो किसी भी काम को एक ऊंचाई पर, एक मुकाम पर, एक शिखर पर ले जाना आता है। ये काम करने वाले की सफलता है पक्ष के लिए, और ये विपक्ष के लिए ये काम करने वाले का एक तरह से प्रमोशनल ब्रांडिंग है। और मीना जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं अपनी बात पूरी करूं? हाँ बोलिए। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी हाँ। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से यहाँ बैठ कर के आप ये बोल रहे हैं कि ये तो अपना चुनावी है, ये तो चुनावी मुद्दे गर्म कर रहे हैं। देखिए, ये जो बात है, सीबी यादव जी, मेरा सवाल जो आपसे था वो ये था सीबी यादव जी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राहुल गांधी की यात्रा भी हुई, राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत भी की। कम से कम राहुल गांधी की से ये मेहनत किसी ने अपेक्षा नहीं की थी जितनी मेहनत उन्होंने इस यात्रा के लिए की। तो राहुल गांधी की यात्रा को भी आप लोग उतना शो बिजनेस, अगर आप विपक्ष पे आरोप ये लगाते हैं, या यूं कहना चाहिए कि आपने उस यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रयास नहीं किए जिस तरह के प्रयास यहाँ पर बीजेपी करती नजर आती है। आप ऐसा महसूस करते हैं क्या सीबी यादव जी? मीना जी, मैं इस बात की प्रश्न, पहले आपने जो पूछा ना कि शो बिजनेस क्यों नहीं करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी केवल दो पार्टी नहीं है मीना जी, ये दो आइडियोलॉजी है जिनका उद्भव, जो बेस है जहां से निकली है, उस बेस के भीतर ही उनका चरित्र आपको तो विदेशियों से प्रेम होना चाहिए। आप तो विदेशी पर्यटन आते ही आप तो गलत ही स्टेटमेंट देने लग गए। आपकी तो पार्टी चला विदेशी लोग हैं। दीक्षा जी, आपको तो हमने टोका नहीं है बीच। मेरा इंटरप्ट हो गया था क्योंकि नेटवर्क इशू था। अभी मैं अपनी बात अभी और बोल लीजिए क्योंकि दीक्षा जी। आपने शुरू में भी बड़ी गलत बात बोली। आज के दिन हमें गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले, नहीं, वो आपको लगता है ना गलत बात, मुझे आपकी सारी बात गलत लगी है। हमारे यहाँ पे विदेशी मेहमान आए हुए हैं, इंटरनेशनली हम लोगों का आज जयपुर चमक रहा है, जब हमारी धरोहर, हमारी गुलाबी शहर और गुलाबी नजर आ रहा है, जब वहाँ गुलाबी लोग बैठ के देख रहे होंगे, तो अगर आपका डिबेट सुनेगा इतने बड़े चैनल पे बैठ करके अगर आप ऐसी भद्दी बातें करेंगे, आपको बात अच्छी कहाँ लगती है? हम 25 सरकार कहते हैं तो आपको अच्छी थोड़ी लगती है? सरकार जनता ने चुनी, हमने थोड़ी घर बैठे बैठे वोट डाला है। डबल इंजन की सरकार को जनता ने चुना, जनता ने चुन करके प्रधानमंत्री को भेजा। मुख्यमंत्री जी कल रात भर पूरे शहर में, जयपुर शहर में मुख्यमंत्री जी ने पूरे रात भर पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया। आपने देखिए सब खुश है सिवाय आपके और कांग्रेसियों के। मतलब आप कांग्रेसियों के अलावा सब खुश है और सब इसमें सकारात्मक भाव देख रहे हैं कि व्यापार भी बढ़ेगा। राजस्थान, अगर आज हमारे राजस्थान में इतनी, आप जो कह रहे महल है, हमारे यहाँ पटवाओं की हवेलियां है, हमारे झुंझुनू पूरा हवेलियों से भरा हुआ है। अगर हम हमारे राजस्थान के इतिहास की बात करें तो हम जहां जाएंगे वहां हमें एक महल की नई कहानी मिलेगी। आप चाहे कामा चले जाओ, आप चाहे डीग चले जाओ, आप छोटे से छोटे जगह चले जाओ, आपको हर जगह एक नया इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपको हिस्टोरिकल प्लेस मिलेगा। और आज तक कांग्रेस जब सरकारों में रही तो क्या कर दिया उन्होंने? डबल इंजन की सरकार तो आपकी हमसे पहले रही, राजस्थान के लिए क्या कर दिया? राजस्थान धूरों में घूम रहा था, राजस्थान धूरों में ही घूम रहा था। आज राजस्थान का जो गुलाबी नगर है वो चमक गया है। फ्रांस तक उसकी चमक है, अंतरराष्ट्रीय मंच पे आज उसकी चमक है, राजस्थान की चमक है आज। और इस बात को आपको भी मानना चाहिए। और फिर मैं कहूंगी आपको तो विदेशियों से प्रेम होना चाहिए। आपकी पार्टी तो चला विदेशी लोग रहे, हम जो सनातनी और जो हम जितने भी भारतीय लोग हैं, जितने भी भारतीय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी अगर एक समुद्र के किनारे पे बैठ करके उस जगह की अर्थव्यवस्था को 100 गुनी 10 गुनी कर सकते हैं, तो जब यहाँ पर वो प्रधानमंत्री जी आए हैं तो आप ये देखेगा कि राजस्थान भी चमकेगा। और जितना इसको अब तक मिलना चाहिए था, पधारो हमारा देश, अब हर कोई हमारे प्रदेश में पधारेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ का पिछली बार, मैं कोविड के 10 बाद की बात आपको बता रही हूँ, पर्यटन ने खर्चा किया। इस बार 20,000 करोड़ का SBI मान रहा है कि इस बार 20,000 करोड़ की इनकम होगी। और मुझे लगता है कि 2025 के बाद आप देखिएगा मैक्सिमम जो होगा रेवेन्यू राम मंदिर से आपको, उत्तर प्रदेश से आपको मिलेगा। राम मंदिर बनने के बाद तो कम से कम आपको ये समझ जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी एक साधारण नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता है जो हर कुछ भी करते, प्रधानमंत्री होकर के वो यहाँ इतना समय दे रहे हैं अपना। आप ये देखिए, नहीं आप इस बात को भगवान है, ये भी बोल दो। अरे मैं क्यों बोल रही हूँ? जनता बोलेगी, जनता भगवान नहीं है, वो अद्भुत नेता है जो काम करने की निष्ठा रखते हैं, जो जनता ने
विश्वास जताया, उस विश्वास को हमें रुद्राक्ष बना के काम कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं जो विदेशी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ा पेट दर्द तो कांग्रेस को यही है, सबसे बड़ा पेट दर्द तो यही है। तुम्हारे तो मैडम ही कांग्रेस, तुम्हारी तो मैडम ही विदेशी है। हमारे हम कुर्ता पहनने वाले, खादी पहनने वाले भारतीय लोग हैं और हम अपने राजस्थान का गौरव बढ़ा रहे हैं। और मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, राजस्थान में पर्यटन बढ़ेगा जी। और हर एक व्यक्ति को, एक रेडी लगाने वाले व्यक्ति से लेकर के जो फुटपाथ पे चौपड़ में दीक्षा जी का ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। दीक्षा जी बड़ी अच्छी बोलती हैं आप, बहुत कम है आपकी जैसे प्रवक्ता बीजेपी में, तो आप अपनी ये जो बतौर प्रवक्ता अपनी मुखरता तो बनाए रखिए, लेकिन थोड़े से तथ्यों के और साथ और थोड़ी सी विपक्ष को और साथ लेने की कोशिश भी इसमें शामिल कर लीजिए। दीक्षा जी स्वागत की पर्यटन दिवस का मीना जी स्वागत नहीं कर पा रहे, गणतंत्र दिवस के पहले प्रधानमंत्री का ड्रामा करने मत करिए, अभी बहुत छोटी है आपकी उम्र, अभी आप थोड़ा सा यहाँ उम्र से नहीं आता। अगर मेरी पार्टी ने करके यहाँ भेजा है ना, तो उम्र की बात आप नहीं कीजिए मीना जी, उम्र से नहीं होता। ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, हमने भी मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में। इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट द नॉलेज। इफ द पर्सन इज सेइंग कि हमारे प्रधानमंत्री आके ड्रामा कर रहे हैं, व्हिच इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप मानिए इस बात को, आप गलत कह रही हैं। ड्रामा थोड़ी कर रहे हैं, ड्रामा आपने कहा, आपने ये शब्द बोले हैं कि प्रधानमंत्री जी आकर के ड्रामा कर रहे, चुनावी इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन तो आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप खुद सोचिए आपने क्या बोला। अरे मैं तो एक राजस्थानी पार्टी का अलग भी अगर एक राजस्थानी बनकर मैं बात करूं, क्या बात तो करनी आप चाहिए, आप तय करेंगे क्या? और मुझे नहीं, हर एक व्यक्ति को खुशी जिसको रोजगार मिलेगा। अच्छा दीक्षा जी, आप प्लीज सीबी यादव को सुनिए भी। हाँ प्लीज सीबी यादव जी, बीच में मत बोलिएगा। दीक्षा जी बड़ा अच्छा बोलती हैं आप, मैं दोबारा बोल रही हूँ, लेकिन बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। और विपक्ष को ऐसे नहीं छोड़ देना है, विपक्ष को साथ लेना है अपने। विपक्ष आना चाहे तो आपके, हम तो अभी बोल रहे हैं ना, आप कीजिए स्वागत। आप तो फ्रांस से कोई मेहमान आ रहा है, आप उसके धज्जियां इंटरनेशनली उड़ा रहे हैं और आप बोलेंगे तो साथ लेके चलें। साथ लिए राम मंदिर में नहीं आया, राम मंदिर में कोई आया नहीं कांग्रेस से, कैसे साथ लेके चले? घर से उठा के लाए या क्रेन भेजे इनके घर में इनको उठाने के लिए? कैसे साथ लेके चले आप मुझे बताएं। पॉलिटिकल इवेंट में आए हम ना, वही मैं आपको कह रही हूँ, ये पॉलिटिकल डिबेट है। आपने कहा आप हर एक चीज बहुत गलत है। दीक्षा जी अब आप बीच में बोलेंगी तो गलत होगा। नहीं मीना जी, आप कंटिन्यू बोलेंगी। हाँ तो सीबी यादव जी, सवाल दीक्षा जी की बात में जो एक है वो ये है कि भाई विपक्ष सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करेगा, या विपक्ष को लगता है कि सच में हमें भी राजनीति में, हमारी जो राजनीति है, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन चाहे वो काम करने की शैली में हो, चाहे वो व्यक्तित्व में हो, और सकारात्मक परिवर्तन। अगर नरेंद्र मोदी इस देश में अपने आप को एक ऐसा शख्स बनाने में कामयाब है जो सुबह तो युवाओं के साथ संवाद करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उसके बाद पर्यटन दिवस है इसलिए दिल्ली से निकलकर जयपुर आते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, उसके बाद कल सुबह गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल भी होंगे। तो वो साल में 2 बार जो राष्ट्रपति का भाषण होता था, मतलब राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश होता था, आज उसका दिन है। लेकिन चर्चा राष्ट्रपति के देश के नाम संदेश की होने की बजाय हम प्रधानमंत्री की कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की सफलता तो आप मानेंगे सीबी यादव जी, चाहे हम नरेंद्र मोदी से सहमत हो या असहमत। जी मीना जी मानती है ना उनकी बात को। तो अभी मैं यही तो बात कर रहा था, मेरी पुरानी बात यही तो कर रहा था कि बेसिकली किसी भी पार्टी का या किसी भी संगठन का जो अपना एक उसकी जड़ कहाँ है, इसी से तो उसका कल्चर का, उसके व्यक्तित्व का, उसकी क्रियाओं का निर्धारण होता है। नरेंद्र मोदी जी जिस विचारधारा को, जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसी पे बेस है। उसका आधार हिंसा, झूठ, पाखंड, लोगों के बीच में नफरत फैलाना, ये उसका बेस है। और इसीलिए आपने जो कहा कि वो सुबह ये और शाम को ये, वो हर पल कैमरा भी है, क्योंकि कैमरे के बिना और मीडिया को मैनेज करना और पूरे मीडिया को एक तरह से कलम को बांध लेना उनकी गतिविधि का एक हिस्सा है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि नरेंद्र मोदी जी या किसी का भी जो मैंने बात कही, उस बात में यही तो कहा। आपने कहा स्वागत नहीं किया, मैंने स्वागत ही तो किया। अरे हमारा विदेशी मेहमान कोई राष्ट्राध्यक्ष जयपुर में आ रहा है, राजस्थान में आ रहा है, हमने सबसे पहले स्वागत ही तो किया। हमारे लिए गर्व की बात है। हमने उस पर थोड़ी बहुत बेहतर हो कि उस पूरी बातचीत में जो कुछ 2 देशों के बीच में जो आपसी हितों की बात होती है, उसमें हम 4 कदम कितने बड़े, इसमें उसकी सफलता तय की जाती है।
नहीं, हमारा एनवायरमेंट का भारत और फ्रांस का मामला है, यूएनओ में हमारा स्थायी सदस्यता का मामला है, अभी तक फ्रांस से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं, ये एक बातचीत हो। मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ, मीना जी आप बताइएगा, दो चीजें को आप मानते हो कि नहीं मानते, आप पत्रकारिता में हो तो पत्रकारिता की अपनी एक एथिक्स होती है, ऐसे ही जो पॉलिटिक्स में होता है तो पॉलिटिक्स की एक एथिक्स होती है कि नहीं होती है भाई, उसके एक पैरामीटर होता है कि क्या चीज किस समय करना चाहिए और किस समय नहीं करना चाहिए। मैंने जो एक तो ये चीज, दूसरी चीज मैं आपसे कहूं कि आप सीबी यादव का पता लगाए तो सीबी यादव की व्यक्तित्व की क्रियाओं को देखेंगे, तो मैं यही तो बता रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक जितनी भी चीजें उनके व्यक्तित्व में उनकी क्रियाओं में रही है, वो अमेरिका में भी जाकर के नारा दे देते हैं अपनी बार ट्रम्प सरकार, जब वो यूरोप में जाते हैं तो वहां से कांग्रेस के 70 सालों में क्या किया उसकी बात करते हैं वहां पे जाकर के, और फिर वहां से चुनावी मोड पे आ जाते हैं। वो भारत में आप देखेंगे, उससे पहले आपने जस्ट थोड़े दिन पहले जब वो चुनावी सभा में कह रहे थे चीन को लाल लाल आंखें दिखाने के, उसके बाद में चीन का राष्ट्रपति आता है और फिर उनको टूरिज्म करवाते हैं, और उसके 2 महीने बाद में चीन हमारी 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा लेता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के पूरे चरित्र में, इनकी पार्टी के पूरे चरित्र में जो विदेशी दौरे रहे हैं, उनका पूरा फोकस जो रहा है वो चुनावी मोड पे रहा है। इस बात को आप कोई भी विश्लेषक इस बात को नकार दे कि इस मोड पे नहीं रहा है। मेरा कहने का मतलब है क्या ये पॉलिटिकल एथिक्स के अनुकूल है, क्या इसे हम पॉलिटिकल एथिक्स कहेंगे? तो यहाँ वो आए, ये बात सही है, लेकिन जितने भी मेरे राजनीतिक विश्लेषक मित्र बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस यात्रा में नरेंद्र मोदी जी हमारे विदेशी मेहमान के साथ बैठ करके रोड शो कर रहे हैं, चुनावी रोड शो करते हैं, ये इसका फायदा बता दीजिए कि कहीं एक फायदा है? अरे हम लोग किसी भी चीज में जबरदस्ती से लग जाएंगे उसमें कि नहीं हमको तो कैसे न कैसे करके उसको प्रूव करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या पॉलिटिकल इवेंट में आपने भी देखा होगा, बच्चे हाथ में तकिया लेते, हमने माना मान लेते हैं, स्वागत करना चाहिए, लेकिन क्या कहीं आपने रोड शो करते हुए देखा है क्या? अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष का आपने कहीं रोड शो देखा है और वो भी चुनाव से जस्ट पहले देखा है, तो फिर हम भी कहेंगे कि हम भी स्वागत करते हैं, ये आलोचना योग्य नहीं है। हमें विदेशी मेहमान के आने पे दिक्कत नहीं है, उससे पर्यटन बढ़े, ये भी बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन इसमें पूरा इंटेंशन क्या छुपा हुआ है? सरकारी धन का प्रयोग हो रहा है और उसका प्रयोग आप जो है एक तरह से चुनावी मोड पे कर रहे हैं। इसको किस तरह से, किस एंगल से, पॉलिटिकल एथिक्स की दृष्टि से, मीना जी आप ही बता दीजिए, ऐसे है सही है? और ये सही है तो मुझे गुप्ता जी का बात का समर्थन करना चाहिए, मैं भी करूंगा समर्थन। आप बताइए कि रोड शो किस दृष्टि से सही है? कभी किसी पॉलिटिकल इवेंट राजीव तिवारी जी, विपक्ष की जो ये पीड़ा है, विपक्ष की पीड़ा के साथ विपक्ष के जो ये आरोप हैं, राजस्थान की, हिंदुस्तान की आम आवाम विपक्ष के इस आरोप को कितना सुनेगी, कितना उस पर रुकेगी, कितना उस पर भरोसा करेगी? देखिए, विपक्ष अगर भरोसे लायक आरोप लगाएगा या तथ्यों के साथ सामने आएगा, तथ्यों के सामने तो भरोसा करेगी। की बात अगर तथ्यों के, देखिए ऐसा रोड शो हुआ था कि हम गोनेर में गए और हमारा पंचायती राज हमने उजागर किया, या तथ्यों के साथ जब तक नहीं आएंगे, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाएंगे। सीबी यादव जी, दीक्षा खंडेलवाल जी, दोनों का ऑडियो बंद कर दें प्लीज। राजीव तिवारी जी बोलेंगे, राजीव तिवारी जी बोलेंगे, प्लीज राजीव। जब तक मेरा इसमें एक यही है कि जब भी कोई विदेशी या कोई वीवीआईपी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष या वहां के किंग या क्वीन वो लोग आते हैं, तब हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि शहर की जिंदगी को प्रभावित किए बिना वो हमारा टूरिज्म भी देखें, हमारा वैभव भी देखें, हमारी संस्कृति को भी देखें, विरासत को भी देखें, लेकिन उससे आम आदमी की जिंदगी में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी क्या नाम है इनका, खंडेलवाल जी, दीक्षा खंडेलवाल जी कह रही थी रेडी वालों को उनको इतना बिजनेस मिलेगा, ये मिलेगा। पिछले 4 दिन से शहर में किसी रेडी वाले का धंधा नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस चल रही है, इतने डाइवर्जन हो रखे हैं, इतने ट्रैफिक हैजार्ड हो रखे हैं कि आदमी का चलना मुश्किल है। वो बाजार में क्या तो खरीदेगा और क्या खाएगा।
आज की तारीख में तो सिर्फ मोदी जी और मैक्रो जी ही वहां पे खरीदारी कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। तो एक इनको चाहिए, एक आमेर फोर्ट के अंदर हेलीपैड बना दें, एक जलेब चौक में हेलीपैड बना दें। सब जगह आप विदेशों में जाइए, सब जगह है। वहां पे जो वीवीआईपी आता है सीधा हेलीपैड पे वहां से एयरपोर्ट से सीधा उस जगह पे लैंड करता है। सिर्फ वो जो जरूरी होता है तभी वो कारकेड के अंदर उनका वो चलता है और वो वहां जो भी जरूरी जगह है वहां पहुंचते हैं। लेकिन टूरिज्म वगैरह के लिए वहां सब जगह वो लोग हेलीकॉप्टर से या प्लेन से या जिससे भी जहां जैसी सुविधा है उससे ही जाते हैं। उससे आम आदमी की वहां पे कोई परेशानी नहीं होती, कोई रोड ब्लॉकेज नहीं होते, कोई बहुत घंटों के लिए या 3-3 दिन तक उसके रिहर्सल नहीं होते। तो इस चीज का अगर करेंगे तो इसका फायदा ज्यादा होगा। हेलीकॉप्टर से वो शहर को ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, उसकी सुंदरता को ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। बाकी किले वगैरह को तो वो वहां जाके देखेंगे ही, तो हेरिटेज को तो वो वैसे भी देख लेंगे। ये तो किसी भी राज्य सरकार और या केंद्र की अगर हम बात करें, राजीव तिवारी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो दीर्घकालिक योजनाओं का मतलब बहुत ही बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है कि जितने भी इसमें कोई बड़ी प्लानिंग क्या सर, आज चुनाव होते हैं तब गांव-गांव के अंदर हेलीपैड नहीं बन जाते हैं जी। इसमें तो हेलीपैड ही तो बनाने हैं इनको, और क्या करना है। लेकिन इसमें जो हेलीपैड बनाने से और वहां सीधे उतर जाने से ये जो एयरपोर्ट से लेकर आमेर तक के बीच में जिस तरह का रोड शो या जिस तरह का इस रोड शो से मैक्रो को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, या कोई भी विदेशी या प्रिंस चार्ल्स आते हैं या क्लिंटन आते हैं या बाइडन आते हैं या शी जिनपिंग आते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे रोड शो से। निश्चित रूप से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ना तो वो भाषा समझ में आती है, सवाल तो यहाँ पर ये ना वो है उस स्पीड के अंदर आपके प्लेकार्ड्स देख सकते हैं। जिन्होंने ऐसा आयोजन किया है, जिनका मकसद इस आयोजन को ऐसा करके एक पूरा माहौल बनाना है, ये तो इस पूरे वो जो इंटेंशंस हैं वो जरूर है कि उनको कुछ ना कुछ उसका लाभ लेना होगा, लेकिन आम आदमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपको लोगों को बताना ही है। आज आप देखिए 15,000 स्कूली बच्चे सड़क के दोनों ओर कितने घंटे से खड़े थे सिर्फ झंडियां हिलाने के लिए। बिल्कुल मेरा यही मकसद था इस सवाल को पूछने का कि अगर उन्हीं बच्चों को 15,000, 20,000, 25,000 आप उनको आमेर ले जाते हैं ना, आप उनको आमेर ले जाते हैं, वहां का जलेब चौक बहुत बड़ा है, वहां पे मैक्रो के साथ उनका इंटरेक्शन रखते तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आती लोगों के पास। बच्चों का इंटरेक्शन हुआ भी इतनी बड़ी संख्या में हो सकता है, वो तो खाली पहले से स्कूल के बच्चों का हुआ, जिनका कराना था उनका करा दिया। भाई जो 15,000 बच्चे थे, 15,000 बच्चे थे, उनको आप वहाँ आमेर का जो जलेब चौक है उसके ऊपर ले जाते हैं ना वहाँ पे। मैं इसी बात पर आना चाहती थी, कम से कम उन 15,000 बच्चों को आप हिंदुस्तान और फ्रांस के पॉलिटिकल और टूरिज्म एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझा सकते थे। अगर 10 दिन पहले उन्हें कुछ टास्क इसको लेकर दिया जाता कि भाई आपको खड़ा तो भीड़ में ही होना है, लेकिन जो सबसे अच्छा फ्रांस के टूरिज्म से जुड़ा हुआ कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाएगा, कोई बहुत अच्छा स्लोगन लिखेगा, कोई बहुत अच्छा हिस्टोरिकल कुछ इस तरह का फैक्ट शीट लाएगा, और उसमें से उन 15,000 में से मान लेते हैं हम 15, 20, 25, 50 बच्चों को जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया, उनको हम आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा प्रोत्साहित करते, उनको कुछ उपहार देते, तो उससे निश्चित रूप से ये 15,000 बच्चों को खड़ा करने का मकसद समझ में आता। वहां का हेरिटेज, यहाँ का हेरिटेज, सिर्फ झंडा हाथ में लेके दोनों देशों का जो खड़े हुए, उसकी बजाय वहां के हेरिटेज को वो लोग समझते, यहाँ के बच्चे। और देखिए आप, बच्चे तो खड़े हुए ही, आज कचरा उठाने के पैसे निगम के पास नहीं है और आपने सारी सड़कें फिर बैरिकेड्स के लिए खोद दी। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ वो बुलडोजर जा जाके वो खड्डे कर रहे हैं बैरिकेड्स लगाने के लिए, दोनों तरफ और लगाने के लिए पर्दे और ये सारे। अब फिर वो सड़कें वापस बनेंगी, वो खड्डे, नहीं तो लोग गिरेंगे उसमें जाके पाँव।
बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इससे ये अच्छा जो सुविधाजनक जो विदेशी मेहमान आ रहा है उसका टूर भी सुविधाजनक बनाइए ना आप। वो भी बिल्कुल उनका भी पूरे इतनी सुविधाजनक परेशानी से और गुजर के जाए, उससे अच्छा वो सुविधाजनक तरीके से आपके वैभव को देखे, उससे बिल्कुल प्रभावित और हो। ऐसे लोगों को जिनकी परेशानी हुई है उनकी परेशानी को सामने लाने का जो काम है उसमें विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो आइडेंटिफाई करे। विपक्ष लेकिन कुछ नहीं करता, विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। विपक्ष सिर्फ टीवी टॉक्स पे आकर ही कुछ ना कुछ बोलने का है, वो बोल सकता है, बाकी विपक्ष ने कुछ नहीं किया है, ना करेगा आगे। मुश्किल अभी यही है। बाहर प्रदर्शन करते तो आप कह रहे हो विदेशी मेहमान आ गए, आप प्रदर्शन कर दिया। सवाल तो यही है ना कि हम यही तो सवाल उठा रहे हैं, जो हमारे पास जितने रिसोर्सेज है। भाई इस शो का कोई रेलेवेंस तो बताइए कि इस शो की ये रेलेवेंस है। यादव साहब, ये विदेशी बेस्ट मेहमान के सामने प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता। नहीं, मैं वही तो बता पहले रहा और हूँ, बाद में भी कर सकते रेलेवेंस हो। तो बताइए। बीजेपी की प्रवक्ता इसकी रेलेवेंस साबित करे कि देखिए ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, तो फिर बात समझ में आती है। सनी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सनी जी ये बात बार बार होगी। एक जो आयोजन आपने किया उसकी पवित्रता, उसका मकसद, उससे उसका इम्पैक्ट, और दूसरा उसे एग्जीक्यूट करने का तरीका, जो तरीका है उसमें सुधार की जरूरत, गुंजाइश आप भी महसूस करते हैं सनी जी? इस तरह का जो प्रोग्राम्स है, इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स है, रीचिंग आउट प्रोग्राम्स है, अगर सड़क पे करना है तो फिर प्रॉब्लम ही होगा। और जैसे हेरिटेज एरियाज दिखाना है, हेरिटेज एरियाज नेचुरली बहुत मतलब कंजेस्टेड एरिया में होता है हेरिटेज स्पॉट्स, वहां ले जाके दिखाना तो पॉसिबल है, लेकिन पब्लिक भी आए उनको भी दिखाएं। या जो असेंबली के सामने वाला स्ट्रीट है अगर वो चूज करता, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आपको तो हवा महल भी ले जाना है उनको और बड़ी चौपड़ भी ले जाना है, इसमें तो फिर पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा वो सब मिल जाता है, शामिल हो जाता है। ये थोड़ा सा इस तरह का जो है ना प्रोपेगेंडा, ऑफ कोर्स मतलब उनको तो असली जो है हेरिटेज दिखाने के लिए सिटी ले जाना ही पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा पब्लिक का तो प्रॉब्लम है वो, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं 15 दिन में, 1 महीने में तो जरूर इस तरह का सिचुएशन सिटी में होता है। पहले जैसा ट्रैफिक नहीं है, अभी तो घर घर में 4 कार है जो अफोर्ड कर सकता है, 4 कारों के लिए तो जगह नहीं है, सारे सड़क पे है, और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स। तो अच्छा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, फ्रांस और इंडिया के बीच में ब्रॉडली स्पीकिंग थोड़ा और वार्म अप इसलिए भी हो रहा है, जैसे फ्रांस भी एक कंट्री इस तरह का है, टेररिज्म से थोड़ा आतंकित है, और कॉमनालिटी है और बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसे सॉरी इंडिया एंड फ्रांस, बिटवीन इसराइल एंड इंडिया तो इस तरह का होता है, कारण सबको मालूम है क्या है। इस तरह का फ्रांस ऑफ लेट इस तरह का जो है टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटी से थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड है, इसलिए भी एक कॉमनालिटी, इमोशनल कॉमनालिटी और इश्यू शेयरिंग और प्रॉब्लम शेयरिंग से भी हो सकता है, ये भी एक कारण है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इंडिया आ गया और 10 साल पहले भी आए थे, हॉलैंड जो प्रेसिडेंट था उस टाइम पे आए थे, ये तो पीरियडिकली आता है, लेकिन और भी अटैचमेंट बेटर हो रहा है, क्योंकि कॉमन इश्यूज है शेयर करने के लिए, कॉमन कंसर्न है, लेकिन कॉमन हेट्रेड नहीं होना चाहिए। ये है मेरा जो मतलब ये बताना चाहूंगा। जगदीश शर्मा जी बिल्कुल ठीक है। जगदीश शर्मा जी सवाल ये है कि इसके 2 पहलू है। एक पहलू तो ये है कि जनता को परेशानी नहीं हो, और दूसरा हमने सुना होगा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो इस तरह के कार्यक्रम जब होते हैं तो बहुत परेशान होते हैं कि बॉस को कैसे समझाएं कि ग्राउंड पे इतनी परेशानियां हैं, लेकिन जनता हमारी है, आम आवाम हमारी है। हमारी जनता को अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए परेशानी हो रही है लार्जर इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट ये है कि हम टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं, हम एक विदेशी मेहमान को हमारी हेरिटेज दिखाना चाहते हैं, तो दोनों में बैलेंस बनाना वाकई में बहुत मुश्किल है। या फिर हमारी इच्छा शक्ति अभी वहां जा नहीं रही है, क्योंकि जनता तो सिर्फ वोट के लिए काउंट होती है, हेड्स। मीना जी ऐसा है
जब भी इतनी बड़ी कोई हम इवेंट करना चाहते हैं, इवेंट को किसी भी रूप में उसको फ्लो करते हैं, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके की जब खासकर पब्लिक के बीच में आकर आप करेंगे और ओल्डर टाउन्स को जो है दिखाने का काम करेंगे, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये वैसे ही है जैसे गलियों में आप राजीव जी से पूछिए, पुराने शहर में रह चुके हैं, कि जब शादी वहां करनी होती है तो टेंट लगा देते हैं सड़क के बीच में गली में, गाड़ी नहीं निकल पाती, स्कूटर निकालना मुश्किल, साइकिल निकालना मुश्किल, परेशानी होती है ना सबको। लेकिन एक घर में शादी करवानी है तो करवाई जाती है, वो शादी तो रुकती नहीं, टेंट लगना भी नहीं रुकता है। वैसे ही मैं इसको मानता हूँ कि जब आपके शहर में एक इतना बड़ा मेहमान आया है और आप उसको दिखाना चाहते हैं अपनी सारी चीजें, चाहे वो महल हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो या जो कुछ भी, अब उसमें इतना सा एक्टिविटी को आप जो है 1.5 किलो 1.25 किलोमीटर जो वो रोड शो करेंगे, उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों मानते हैं? क्या किसी विदेशी मेहमान को दिखाया नहीं जाना चाहिए यहाँ की हमारे शहर में पब्लिक और ये सब किस तरीके से है, किस तरीके से बनाया गया है, हमारे शहर का जो इंटरेस्ट है, जो आकर्षण है, वो क्या क्या है? राजीव जी ने पहले भी बताया कि यहाँ बहुत सारे मेहमान पहले भी आए रोड शो करते हुए, क्रुश्चोव आए थे, क्वीन आई थी, अभी थोड़े साल पहले ही 5-7 साल पहले ही जो है क्लिंटन करके गए, नायला गांव में खूब उन्होंने आम जनता के बीच में डांस करके गए। ये इस तरह का कभी कभी होता है, लेकिन जितना पॉसिबल है उसको अवॉइड किया जाए, और जैसे जैसे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो ये चीजें राजीव जी का एस्पेक्ट भी मान लिया जाए शायद कभी कि हेलीकॉप्टर ही जंतर मंतर पर उतरे सीधे, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शर्मा जी, लास्ट टिप्पणी आपकी। मीना जी, अगर हम विदेशी मेहमान को बुलाना चाहते हैं, हमारा परकोटा यूनेस्को ने संधारित कर रखा है। जब यूनेस्को हमारे परकोटे को विश्व स्तर का मानता है तो राजीव जी, जो आप सही बात है, शादी ब्याह में हम टेंट लगा करके सब कुछ करते हैं, विदेशी मेहमान को बुला के देखिए, ये मेहमान आने के बाद निश्चित रूप से जयपुर को कुछ मिलने वाला है। जयपुर, अब देखिए प्रधानमंत्री यदि घूम के गए, पहली बार घूम के गए थे तो वो तो वोटों के लिए घूम के गए थे, तो वोट मिले और जीते भी नहीं। अगर राजनीति व्यक्ति आता है, राजनीति तो करके आ जाएगा, वो राजनीति करे बिना नहीं रहेगा, लेकिन उसके बहाने अगर डबल इंजन की सरकार के बहाने अगर कुछ हमको मिल जाए, और जिस प्रकार से वो देख के जा रहे हैं, पता नहीं फ्रांस वाला भी कुछ दे दे। हम कई बार होता है कि भाई देखो, अगर हमने पता नहीं से कहीं ज्यादा पता के साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठने वाले हैं अभी बहुत सारी सुनियोजित योजना के तहत। तो श्याम जी, बहुत समय कम है एक्चुअली, 7:04 हो गए। नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए टपुकड़ा हम गए थे, जापानी जोन बना है, जगदीश जी भी गए, ये भी गए होंगे और आप भी जाके आए। हमारे यहाँ नया जोन फ्रांस का बन सकता है अगर रक्षा सौदा हो रहा है तो, पता नहीं राजस्थान में या कहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें राजस्थान के साथ हो रही है, तो कुछ हो जाए। देखिए हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए। तो ये ठीक है, सामरिक रूप से राजस्थान तो है और सामरिक रिश्ते फ्रांस के साथ हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपने बहुत सही बात की तरफ इशारा करते हुए कार्यक्रम में आपसे सबसे अनुमति लेने की मुझे परमिशन दीजिए प्लीज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देश के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति बस कुछ ही देर में अब चाय पर चर्चा करने वाले हैं जयपुर की रामबाग होटल में, जो कि बहुत ही देश और दुनिया में जानी जाती है अपनी खूबसूरती के लिए। और वहां पर बैठकर क्या कुछ राजस्थान के हक में, हिंदुस्तान के हक में और फ्रांस के साथ हमारे रिश्तों में नई ऊंचाई शिखर पर ले जाने के लिहाज से निकलता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 24 पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।